कैसे हो चैंपियंस? क्या हालचाल? आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। चलो, तुम्हारा साथ देने के लिए अब मैं भी आ चुका हूँ। तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट, और इसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी बोला जाता है। तो आज से मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ने वाला हूँ इसी चैप्टर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। पहला चैप्टर हमारा रहेगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इस चैप्टर को बोलते हैं। ओनली एक्सपोनेंट्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ना एक्सपोनेंट्स होता क्या है। ये जो वर्ड एक्सपोनेंट, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, सपोज करो ना कि हमारे पास कोई एक नंबर है 2, उस 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कुछ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो अब या तो तुम इसको लिखो ऐसे, या इसको एक लिखने का तरीका होता है कि तुम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर जितनी बार ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उतने टाइम्स इसके ऊपर एक नंबर लिख देते हैं। जैसे ये मान लो 2 को मैंने इसके 2 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो यहाँ में मैं 2 के ऊपर लिख देता हूँ 4। तो ये ऐसे ही सपोज करो मैंने एक और नंबर लिया 3 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया ऐसे, सपोज करो कुछ टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो या तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, या इसको शॉर्ट में एक लिखने का मेथड होता है कि जिस नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको नीचे रखो, और जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को तुम उस नंबर के क्या कर दो, ऊपर रख दो। जैसे ये 3 को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और उसके ऊपर लिख दूंगा 7। तो ऐसे ही तुम अगर मान लो एक नंबर अपने आप से कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को, और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे रखो, और जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। तो ये जो मेरा लिखने का तरीका है ना, एक नंबर अपने आप से अगर कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतने बड़े से फॉर्म में लिखने से अच्छा होता है कि हम उसको ऐसे लिख दें। इतना ज़्यादा बड़ा नंबर लिखने से अच्छा है कि मैं इसको क्या लिख दूं, 3 टू दी पावर 7 लिख दूं। तो अब यही जो चीज़ तुम्हारी बन रही है ना कि 2 अगर 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट क्यों बनाया गया, एक्सपोनेंट क्यों हमने सोचा। तो एक्सपोनेंट सोचने का वजह यह है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखने से अच्छा है कि मैं इसको सिंपली क्या लिख दूं, 2 का पावर 4। 2 टू दी पावर 4 ये इंडिकेट कर रहा है कि इस 2 को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स। यहाँ पे 3 को मैंने 7 टाइम्स जो मल्टीप्लाई किया है उसी चीज को ये इंडिकेट कर रहा है 3 का पावर 7। 3 का पावर 7 ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 को मैंने 3 के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो ये भी जो होगा इसको मैं भी क्या कह सकता हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म कह सकता हूँ। सपोज करो -2 को मैंने ऐसे -2 में कई बारी मल्टीप्लाई किया, और मैं चाहता हूँ इसको किस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो देखो काउंट करते हैं ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, -2, तो पहले नीचे -2 तो ऐसे लिख दो। अब ये देखो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सपोज करो और भी मैं कुछ ले लेता हूँ, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब बताओ 7 टाइम्स इधर था, 3 टाइम्स और कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 10 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं पावर लगा दूंगा -2 का पावर 10। इसका मतलब है कि -2 कितने टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी नंबर, कोई भी नंबर अगर अपने आप से कई बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इतने बड़े फॉर्म में लिखने से अच्छा होता है कि मैं उसको ऐसे लिखूं, और इस तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। इसमें नीचे वाले नंबर को हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूं, जैसे a कोई नंबर है a, उस a को मैं a में कई बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सपोज करो मैं m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने टाइम्स, जैसे ये मान लो 4 टाइम्स था, ये 7 टाइम्स था, ये 10 टाइम्स था, तो यहाँ पे मैंने a एक नंबर सपोज किया और उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, m टाइम्स।
तो इसको शॉर्ट में लिखने का क्या मेथड होगा, जो यहां पे अप्लाई कर रहे थे कि सबसे पहले कौन से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को, तो उसको मैं नीचे लिखूंगा, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां बता रहा है m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मैं लिखूंगा a और उसके ऊपर लिखूंगा m। ये तरीका होता है एक्सपोनेंट लिखने का। एक्सपोनेंट क्या होता है ना, कि अगर कोई चीज, कोई भी नंबर इटसेल्फ से कई बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको इतने बड़े से फॉर्म में लिखने से अच्छा होता है हम उसको इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि इस तरीके से लिखने का भी वही मीनिंग है जो इस तरीके से लिखने का है। ये दोनों चीजें सेम बातें हमें बता रही हैं। यहां से भी हमें यही पता चल रहा है कि जो a है वो a के साथ m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका भी वही सेंस है। यहां पे भी हम वही रीड कर रहे हैं, नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, और कितनी बार होता है तो वो पता चलता है ऊपर वाले नंबर से। तो अब तो ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये जो तुम्हारा एक्सपोनेंट बना a टू द पावर m, जो ये तुम्हारा एक्सपोनेंट बना, इस एक्सपोनेंट में दो कंपोनेंट होते हैं। नीचे वाले नंबर को हम लोग नाम देते हैं बेस। क्या नाम देते हैं? बेस। यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कहते हैं? पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो बेस और पावर से मिलके क्या बनता है? एक्सपोनेंट। यानी ये पूरा क्या है? एक्सपोनेंट। लेकिन उसके अंदर जो नीचे वाला नंबर है उसको कहते हैं बेस, और ऊपर वाले नंबर को कहते हैं पावर। बेस क्या बताता है तुम्हें? कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बताता है नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ। मल्टीप्लाइंग टू इटसेल्फ, वो नंबर जो अपने आप से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो तुम्हारा पावर है वो क्या बताता है? तो पावर ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स ये जो बेस है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज मल्टीप्लाइंग। एग्जैक्टली, देख लो। तो एक्सपोनेंट में दो चीजें होती हैं, एक वो जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हम लोग नीचे लिखते हैं उसका नाम होता है बेस, और वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, उसको बोलते हैं पावर। तो बेस वो है जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर वो है जो ये बताता है कि जो मेरा नंबर है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और दोनों को एक साथ जब इस तरीके से लिखा जाता है तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। तो तुमसे कोई पूछे एक्सपोनेंट कितने चीजों से मिलके बना है, तो कहना दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक कंपोनेंट होता है बेस और दूसरा कंपोनेंट होता है पावर। बेस को लिखते हैं नीचे और पावर को लिखते हैं ऊपर। ठीक है, नीचे बेस होता है, ऊपर क्या होता है? पावर। बेस जो होता है वही मल्टीप्लाई होता है, और पावर क्या बताता है कि जो मल्टीप्लाई तुम कर रहे हो वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो तुम्हें पावर बताता है। तो कोई भी नंबर सपोज करो, एक और मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 2/7, 2/7, 2/7, 2/7, ऐसे करके मान लो ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मैं उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखूंगा? नहीं, वहां पे मैं एक्सपोनेंट का यूज करूंगा, जो हमें इस चीज को शॉर्ट में लिखने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बताओ? तो सबसे पहले मैं इसका बेस ढूंढूंगा। तो बेस कैसे मिलता है बताओ भाई? यहां पे मैंने बताया तुमको कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी को हम लोग बेस बोलते हैं, और उसको कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। यानी सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? 2/7। देखो 2/7 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया बेस। पावर कौन होगा बताओ? तो पावर वो होगा जो ये बता रहा होगा कि ये 2/7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2/7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 100 टाइम्स। देखो यहां पे गिवन है, तो मैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2/7
का पावर 100। तो ये 2/7 क्या होगा? बेस। 100 क्या होगा? पावर। इसमें -2 क्या है? बेस। 10 क्या है? पावर। इसमें 3 क्या है? बेस। 7 क्या है? पावर। इसमें 2 क्या है? बेस। 4 क्या है? पावर। तो कोई भी चीज अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे पास हो गए। और भी कुछ एग्जांपल्स अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने ऐसे लिखा x/y इंटू x/y इंटू x/y इंटू x/y इंटू x/y इंटू x/y, ऐसे करते करते ये कितने टाइम्स? तो सपोज करो ये मैं कुछ बोल रहा है कि ये p टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितने टाइम्स? p टाइम्स। देख लो ध्यान से, x/y 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 इटसेल्फ से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? तो यहां पे गिवन है p टाइम्स। तो जब इसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो सबसे पहले मैं बेस डिसाइड करूंगा। तो बेस कौन होता है? कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? x/y। तो ये हमारा बेस बन गया। अब इसका पावर कौन होगा? तो पता करो ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे बोला है p टाइम्स, तो यही p क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। यानी इसको जब मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा x/y का पावर p। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एक एक्सपोनेंट का बेसिक, कि अगर कोई नंबर इटसेल्फ से बहुत सारे टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसको उतने बड़े फॉर्म में लिखने से बेहतर मैं उसको इस फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा। और ये जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। किसी नंबर को बेस टू द पावर, बेस और उसके ऊपर पावर के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है। और एक्सपोनेंट फॉर्म जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है। ये होता है लॉन्ग फॉर्म, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। तो अगर कोई नंबर अपने आप से कई सारे टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। इस पूरे नंबर को मैं एक्सपोनेंट कहता हूं। एक्सपोनेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है बेस और एक होता है पावर। बेस हमेशा नीचे होता है, पावर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। बेस जो होता है वो ये बताता है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या बताता है? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। और पावर हमें क्या बताता है? कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेस बताता है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर बताता है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो आई होप कि तुम्हें एक्सपोनेंट का बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट है वो समझ में आ गया कि एक्चुअली एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम से कम तुम्हें ये स्टार्टिंग का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट है क्या, ये आया कैसे। तो तुम्हें पता लग ही गया होगा क्यों लाया गया होगा इसको। इतनी बड़ी से नंबर को इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक नोट करो, फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी नंबर को तुम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बेस में रखना और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पावर के फॉर्म में लिख देना। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपोनेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक्सपोनेंट का बेसिक हमने समझ लिया। अगर कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा तो मैं उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं, और अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा तो मैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूं। ये जो तुम्हारा बड़ा वाला फॉर्म दिख रहा है उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, और ये जो शॉर्ट वाला फॉर्म दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने दो क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि एक -3/8 का पावर 5 है। ये कौन से फॉर्म में है? तो तुम बोलोगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। मैं कहूँगा इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो तुमको क्या करना है कि जो नंबर बेस में है उसी को मल्टीप्लाई करना है। उसी को क्या करना है?
मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा, तो ये पावर बताएगा। तो ये 5 लिखा हुआ है, मतलब इस नंबर को कितने टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन था, ये जो नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन था, हमने उसको कौन से फॉर्म में चेंज कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिया। मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म वाले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म वाले फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सपोज कि तुम्हें 7/-5 गिवन है और इसका पावर कुछ 4 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, इस नंबर को, ये जो बेस में लिखा हुआ है, इसी नंबर को कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7/-5 इंटू 7/-5 इंटू 7/-5 इंटू 7/-5 इंटू, नहीं 4 टाइम्स हो गया ना, यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर ये वाला फॉर्म गिवन होगा तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वाला फॉर्म गिवन होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड से हम एक्सपोनेंट जा सकते हैं और एक्सपोनेंट से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो एक्सपोनेंट में ना, मतलब अगर एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में तुम चाहते हो तुम्हारी चीज़ें सब अच्छी रहें, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें बस 2 की पॉइंट्स हैं यार, सुनना, 2 की पॉइंट्स हैं, वो तुम अच्छा कर लो तो तुम्हारा ये एक्सपोनेंट तुम्हारे हाथों में रहेगा, तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो वो 2 बेस पॉइंट्स क्या क्या हैं कि तुम्हें 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, जिससे तुम्हारा एक्सपोनेंट वाला चैप्टर कभी परेशान नहीं करेगा अगर ये 2 पॉइंट्स तुम्हारे स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 1 समझना, पॉइंट नंबर 1 तुम्हें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है ना, एक्सपोनेंट जो हमने ये एक तरह से चैप्टर बन गया, ये जो हमने अभी सीखा कि मतलब एक एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उसी को क्या बोल दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म बोल दिया। तो ऐसा कर देने से ये एक तरह का अलग से क्या बन गया, एक चैप्टर बन गया। अब इस चैप्टर में एक्सपोनेंट्स के कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इनका कुछ रूल होता है, मल्टीप्लाई और पावर या डिफरेंट चीज़ों से मैं कैलकुलेशन करने के लिए कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज मैं तुम्हें बताऊंगा। उन लॉज को तुम्हें क्या करना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है, और कब कौन से लॉ को अप्लाई करना है ये टेक्निक तुम्हें समझ लेनी है। तो अगर तुम ये समझ लेते हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाली चीज़ तुम तैयार कर लेते हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और दूसरा तुम्हें ये अलग है, ये बुकों में गिवन नहीं होता है, ये मैं अपने साइड से बता रहा हूँ, ये तो तुम्हें हर बुक में दिखेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बट ये वाली चीज़ अलग है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये तो खैर सब करते हैं बट ये सब लोग नहीं करते हैं, ये तुम्हें करना है ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तुम्हें याद करने हैं पावर्स ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, पावर्स ऑफ सम बेसिक नंबर्स। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोई बोलता नहीं है कि तुम ये सिलेबस का पार्ट है, ये तुम पढ़ लो, ये करो, लेकिन ये सच में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही तुमको बाकियों से अलग बनाता है। ये अगर पॉइंट तुम्हारा स्ट्रांग है, ये तुम्हें लर्न है पहले से, तो तुम कैलकुलेशन बाकियों के कंपैरिजन में बड़ी फास्ट करोगे। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा ये तो सब करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है, ये तुमको सबसे अलग बनाएगा, ये इस चैप्टर में तुम्हारे कैलकुलेशन को सबसे फास्ट कर देगा। मैं बोलूँ तो मतलब जो अगर इस चीज़ को नहीं प्रिपेयर करके चल रहा है और जो ये प्रिपेयर करके चल रहा है, उन दोनों के कैलकुलेशन में 100 टाइम्स का फर्क होगा, 100 टाइम्स का फर्क होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम भी इस पर फोकस करना। पावर्स ऑफ सम बेसिक नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं बेसिक में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं, इनके कम से कम 5 6 7 पावर तक तुम्हें वैल्यूज़ क्या करनी है, लर्न करके रखनी है। कि वो नंबर, जैसे मान लो 2 का पावर 8 कोई नंबर होता है, जैसे मान लो 2 का पावर 8 होता है 256, तो ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 2 का पावर 8 कोई निकाल नहीं सकता है, मल्टीप्लाई करके लोग निकाल लेंगे, बट वो जो टाइम्स होगा ना,
वो तुम जितना टाइम इसको सोचने में निकाल दोगे वो बड़ी मुश्किल होगा। अच्छा चलो 2 का पावर 8 मैं एक टाइम पे मान के चलता हूं, चलो तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर 256 दिखा तो कैसे पता चलेगा ये कौन से नंबर का कौन सा पावर है? वहां पे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो फिर तुम वहां करने लगोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां से फैक्टर्स निकालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा ओ ये 2 का पावर 8 है। बट पता है वो टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा तुम्हारा, इसलिए मेरा कहना है कि तुम इस तरीके से 2 के 10 पावर्स, 3 के, 4 के, 5 के जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं उनके सारे पावर्स लर्न कर लेना। क्वेश्चन में 256 दिखते ही तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि इट इज़ द 8th पावर ऑफ 2। ये कौन सा है? 2 का 8th पावर है। और जैसे तुम्हें ये पता चलेगा तुम बाकियों के कंपेयर में, मतलब जो 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा तुम्हारा 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फायदा होता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लर्न करने में, बट उसमें भी ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में तुम लर्न करोगे, क्वेश्चंस करते जाओगे, वो चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, मेमोराइज होती जाएंगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ लेकिन तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है, अगर तुम अपने साइड से इंपॉर्टेंस दोगे तो वो चीज़ तुम्हारा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इस चैप्टर में ये 2 चीज़ें अगर तुम्हारी स्ट्रांग हैं तो तुम्हें एक्सपोनेंट में कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लॉज याद हैं सारे और कौन से लॉ को कब इंप्लीमेंट करना है, कब लगाना है, ये तुम्हें पता चल गया और ये पावर्स तुम्हें लर्न है, तो ये चैप्टर 100% तुम्हारे हाथों में, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉज पढ़ेंगे, फिर तुम्हें मैं पावर्स बताऊंगा, और इन दोनों चीज़ों को मेरा तुमसे यही सजेशन रहेगा कि इन दोनों को जितना हो सके, जितना एफर्ट लगे तैयार कर लो, क्योंकि यही वो 2 चीज़ें हैं जो तुम्हारे चैप्टर को 100% क्या कर देंगी, प्रिपेयर कर देंगी। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़े से अच्छे वाले, फिर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तुम देखना जब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे उस समय तक अगर ये तुम दोनों चीज़ें फॉलो किए होगे तो वो चैप्टर तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा कि तुम उसके मास्टर बन गए हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं रह जाएगी। क्योंकि सबसे पहले हम जब बेसिक क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हम लोग इनका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर जब अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उसमें भी तुमको इनका रोल दिखेगा। ये तुम्हारा जो फाउंडेशन बिल्ड कर देंगे ना स्टार्टिंग में, वो तुम्हें आगे बड़े क्वेश्चंस में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो तुम भी अपनी कॉपी में हेडिंग बनाओगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट समझने के बाद जो सबसे पहला काम इस चैप्टर में करना होता है कि इस चैप्टर में कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, वो हमें पढ़ना होता है। इस चैप्टर में कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के, वो हमें पढ़ना होता है। तो हेडिंग बना लो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलो सबसे पहले लॉ नंबर 1 पढ़ते हैं। लॉ नंबर 1, ठीक है। लॉ नंबर 1 क्या है कि अगर सपोज करो एक एक्सपोनेंट है a का पावर m, तो अब तो एक्सपोनेंट समझ रहे होगे ना, कभी भी मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट तो उसमें ये दोनों चीजें दिखेंगी, ये बेस होगा और ये क्या होगा, पावर होगा। तो a टू दी पावर m का मीनिंग बताओ क्या है। तो a टू दी पावर m का मीनिंग है कि कोई नंबर a है, वो अपने आप से कितने टाइम्स, m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तुम समझ गए होगे। एक और एक्सपोनेंट है, सपोज करो कुछ a का पावर n, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला जो एक्सपोनेंट है इसका मतलब है कि a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस वाले एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग है कि a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिलहाल ये दोनों क्या हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, और हमें क्या बोला जा रहा है ना कि इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इन दोनों एक्सपोनेंट्स को क्या बोला गया हमसे, मल्टीप्लाई करो। तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा लॉ नंबर 1। एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 हमें क्या बताता है कि अगर 2 ऐसे एक्सपोनेंट्स तुम्हारे सामने हों जिनके बेस क्या दिख जाएं, सेम दिख जाएं, बट पावर क्या हो, डिफरेंट हो,
बेसेस क्या है सेम और पावर्स क्या है डिफरेंट, और इन दोनों एक्सपोनेंट को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो लॉ नंबर 1 ये कहता है कि तुम्हें बेस वही रखना है, बेस को चेंज नहीं करना है, बेस यही रखना है और पावर्स को क्या कर लेना है ऐड कर लेना है। तो याद रखना यार, यही चीजें तुम्हें सही टाइम पे याद आनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन में तुमको दिखेगा कि दो ऐसे एक्सपोनेंट को हमें मल्टीप्लाई करनी है जिनका बेस यानी नीचे वाला नंबर सेम दिख रहा है, सेम बट ऊपर वाला यानी पावर वाला जो नंबर है वो क्या है डिफरेंट है, और इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो वहां पे तुम करोगे बेस सेम लिख देना है क्योंकि दोनों का जो बेस है उसको एक बार यहां लिख दो, और दोनों का जो डिफरेंट पावर है उन पावर्स को मल्टीप्लाई करके उसका पावर बना दो, यानी इन दोनों पावर को ऐड करके इस ए का क्या लिख दो पावर लिख दो, ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलो मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें समझाता हूं। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 4 एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस 5 है और पावर क्या है 4 है। इसमें मैं एक और एक्सपोनेंट 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इन दोनों एक्सपोनेंट में बता सकते हो क्या सिमिलरिटी है, तो तुम कहोगे अच्छा बेस सेम दिख रहा है यार, दोनों एक्सपोनेंट का बेस क्या है सेम है, बट पावर इन दोनों का क्या है डिफरेंट है, और हमें क्या करना है इनको मल्टीप्लाई। तो क्या ये इसके जैसे है, देखो सेम बेस और डिफरेंट पावर्स वाले दो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो जो लॉ नंबर 1 कहता है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या बोलता है लॉ नंबर 1 कि बेस को हमें सेम रखना है और पावर्स को क्या कर लेना है ऐड करके लिख देना है, तो 4 + 3 7। तो जो एक्सपोनेंट सेम बेस वाले होंगे और डिफरेंट पावर्स वाले उनको मल्टीप्लाई करते वक्त हमें बेस को सेम रखना है और पावर को ऐड करके लिख देना है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी 5 का पावर 4 × 5 का पावर 3 क्या आएगा 5 का पावर 7 आ जाएगा। और भी मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको करके दिखाता हूं। -3 का पावर 8 × -3 का पावर 6 ऐसा सपोज करो आ गया, तो क्या सेम प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई होगा। दो ऐसे एक्सपोनेंट तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए बोले गए हैं जिनका बेस क्या है सेम और पावर क्या है डिफरेंट, तो बेस में वही लिखूंगा -3 एंड पावर क्या हो जाएगा 8 + 6 14 हो जाएगा, 8 + 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। जैसे मान लो 5/8 है, उसका पावर दिया हुआ है 3 इंटू यहाँ पे अगेन एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस 5/8 है और यहाँ पे पावर है मान लो कि -2, ऐसा ध्यान देना -2 आ गया, तो उस -2 से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, और इन दोनों को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो बेस में वही लिखूंगा क्या 5/8 और पावर क्या लगाऊंगा बोलो 3 में -2 को ऐड ही करना है, ये दिमाग में नहीं रखना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 3 में -2 को ऐड करना है, 3 + -2 ऐसे लिखेंगे। भाई यहाँ पे जो भी नंबर है और यहाँ जो भी नंबर है इन दोनों को लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है ऐड ही करना है। तो देखो मैंने -2 को 3 में क्या कर दिया ऐड कर दिया। वो अलग बात है कि यहाँ पे जब मैं इसको और फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जब सॉल्विंग होगी तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये क्या बनेगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 2, 3 - 2 आ जाएगा। और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 5/8 का पावर क्या बनेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और पावर 1 को लिखा नहीं जाता है तो इसको तुम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो 5/8, क्या लिख सकते हो 5/8 लिख सकते हो। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 5/8। बट लॉ हमें यही लगाना है कि सेम बेस है पावर डिफरेंट है, तो उन दोनों पावर्स को हमें क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है, अगर यहाँ पे क्या करना होगा मल्टीप्लाई। एक बार बस मैं और रिपीट करता हूं कि जब भी क्वेश्चन में तुम्हें दो ऐसे एक्सपोनेंट दिखें जिनका बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो और उन दोनों को बोला जाए कि मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें क्या करना है बेस वही रख लेना है और दोनों के जो डिफरेंट पावर्स है उनको यहाँ ऐड करके लिख देना है। तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको अच्छे से समझो, और जब क्वेश्चन में ये आएगा तो उस टाइम पे जब भी ऐसा सिचुएशन बने कि दो ऐसे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम और पावर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, बेस वही रखना है और पावर्स को ऐड कर लेना है। तो ये था तुम्हारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लॉ नंबर 1, इसको नोट करो। फिर हम लोग करते हैं लॉ नंबर 2। ठीक है, लॉ नंबर 1 को तुम नोट करो, फिर हम लोग करते हैं लॉ नंबर 2। तो तुम सोच रहे होगे कि कितने ऐसे लॉज हैं, तो 7-8 लॉज हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सारे लॉज बिल्कुल अलग अलग हैं, लॉज में सिमिलरिटी है, तुम कनेक्ट कर सकते हो, तो वो समझने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं पहले वाले लॉ को यहाँ पे इरेज करता हूँ और सेकेंड लॉ पे हम लोग चलते हैं। तो तुम भी अपने कॉपी में हेडिंग बनाओगे लॉ नंबर 2। समझते हैं कि सेकेंड लॉ क्या होगा, वो कौन सी सिचुएशन होगी, तो हमें वहाँ पे कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग करते हैं लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 पे आ जाओ। लॉ नंबर 2 में कहानी कुछ सिमिलरिटी सी होगी, देखना ऐसे आएगा, a का पावर m, मतलब एक ऐसा एक्सपोनेंट जिसका बेस a है और पावर m है, और यहाँ पे एक सेम इसी तरह से सेम बेस बट डिफरेंट पावर वाला एक एक्सपोनेंट आया। सेम पिछले बार वाली कहानी है, बट वहाँ पे हम लोगों को क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मैं तुमसे कराने वाला हूँ डिवीजन। क्या कराने वाला हूँ, डिवीजन। तो सपोज करो कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन करना था, तो तुम वैसे कि जैसा मैंने पहले वाले लॉ में बताया, अगर डिवीजन करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, एक्सपोनेंट सेम है जैसा वहाँ थे, सेम बेस डिफरेंट पावर वाले, लेकिन डिवीजन करना है, वहाँ पे क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। तो कुछ नहीं करना है भाई, परेशान नहीं होना है। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो पावर को ऐड किए थे, यहाँ डिवीजन है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दम है ना, सिंपल। देखो वहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो पावर को ऐड किया था, यहां डिवीजन है तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा a टू दी पावर m माइनस n। पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। तो ये बनेगा तुम्हारा लॉ नंबर 2। चलो इसको भी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का पावर 8 और बोला जा रहा है डिवाइड करना है 4 के पावर 3 से। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस 4 है, पावर 8 है, उसको डिवाइड करना है एक दूसरे एक्सपोनेंट जिसका बेस 4 है और पावर 3 है। तो यार सेम बेस और डिफरेंट पावर वाले एक्सपोनेंट जब डिवाइड होते हैं तो बेस हम वही लिखते हैं और पावर क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5। 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो आ गया -8/7 का पावर 4 डिवाइडेड बाई -8/7 का पावर 2, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। क्या बोला जा रहा है, डिवाइड करने के लिए। तो तुम क्या करोगे, बेस वही लिखोगे और पावर को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हम सपोज करते हैं। -1/9 का पावर यहाँ 11 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा है -1/9 का पावर -5, कुछ ऐसा सपोज करना। तो हमें यहाँ करना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1/9 का पावर 11, बोलो 11, और यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो लिखूंगा माइनस, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 को। तो ब्रैकेट में ऐसे -5 लिख दो। 11 में से -5 को माइनस करना है, तो 11 माइनस -5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। तो यहाँ पे बनेगा -1/9 का पावर। जब भी माइनस माइनस एक पास आते हैं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 11 + 5 हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो तुम्हें दिखेगा वो दिखेगा -1/9 का पावर 11 + 5 16। क्या दिखेगा, -1/9 का पावर 16 आ जाएगा। तो बेसिक सी बात क्या है कि लॉ नंबर 1 में यही सेम एक्सपोनेंट आते थे, सेम बेस और डिफरेंट पावर वाले, बट मल्टीप्लाई होता था तो पावर ऐड करते थे, और यहाँ डिवीजन है तो पावर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
बिल्कुल सिमिलर है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड होगा और डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि तुमको लॉ नंबर 2 भी खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं लॉ नंबर 3 पे, है ना। इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं लॉ नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉ नंबर 1 में कैसे मतलब आएगा कि सेम बेस वाले एक्सपोनेंट होंगे और उनके पावर्स डिफरेंट होंगे, है ना, और उनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो जिस केस में मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड कर लेना, और जिस केस में डिवीजन होगा उस केस में पावर सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, लॉ नंबर 2 में ही थोड़ा मैं और भी बताता हूं। जैसे a का पावर m है और इसको डिवाइड करने के लिए बोला है a के पावर n से, यही मैंने अभी बताया ना। तो तुम क्या करोगे, a का पावर m माइनस n लिख दोगे। लेकिन तुमको पता है कि डिवीजन को ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, अपॉन करके। अपॉन का मतलब भी क्या होता है, डिवीजन। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा है तो क्या करोगे, डर जाओगे? नहीं यार, वही करना है, इसका भी मतलब डिवीजन ही होता है। तो बेस सेम है तो बेस लिख लो और पावर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो m में से n को माइनस, देखो आंसर सेम आ रहा है ना। तो डिवीजन को चाहे तुम ऐसे लिखा हो जैसे अपॉन के फॉर्म में लिखा हो, तुम्हें आंसर क्या करना है, वही करना है, बेस सेम रखना है और पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल एक दिखाता हूं। जैसे सपोज करो कि डिवीजन ऐसे लिख के आया हुआ है, 2 का पावर 8 अपॉन 2 का पावर 5, ऐसा है। तो ये भी डिवीजन है और यहाँ क्या है, बेस सेम और पावर डिफरेंट। तो जब भी बेस सेम और पावर डिफरेंट के बीच में क्या आ जाए, डिवीजन, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस वही लिखते हैं सेम वाला और पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा 3, तो आंसर कितना आएगा, 2 का पावर 3। तो चाहे क्वेश्चन में ऐसे डिवीजन लिखा हो चाहे ऐसे, रूल वही अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट होता था, यहाँ भी पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो मैं ये भी बता दिया तुमको, नहीं तो ये वाला आता तुम सोचते इसमें कौन सा लॉ लगा है। यहाँ भी कहानी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अपॉन को चाहे ऐसे लिखा जाए डिवाइड को, या डिवाइड को ऐसे लिखा जाए, सेम मीनिंग रहेगा दोनों।